हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10 एसएसटी का इकोनॉमिक्स बुक से चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक मोटिवेशनल कोट। जब आप एग्ज़ाम में टॉप करने का सपना देख रहे होते हैं उस समय एक टॉपर अपनी नींद त्याग कर पढ़ रहा होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा समझाने का ज़रूरत नहीं है। बोलने का मतलब ये है कि आपका जो भी लाइफ में गोल है, एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है या फिर किसी भी फील्ड में सक्सेस होना है, तो आपको सिर्फ सपना देखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि जब आप सपना देख रहे होते हैं तो कोई और इंसान उसी सपने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है। तो आपको सिर्फ सपना देखने से काम नहीं करना है, आपको साथ ही साथ कुछ एक्शन भी लेना है। ठीक है, मेहनत भी करना है, वही बात यहाँ पे बताया गया है। चलिए, तो इसी कोड के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से। रूल्स आपको पता ही है। क्वेश्चन जैसे ही दिखे तो वीडियो पॉज करके पहले आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, उसके बाद मेरे एक्सप्लेनेशन से अपना आंसर मैच करेंगे और कितना मार्क्स आप स्कोर कर पाते हैं टोटल क्वेश्चन में से, वो आपको वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, रीड द गिवन डेटा एंड फाइंड आउट विच कंट्री हैज़ मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बताइए। वीडियो को पॉज कर दीजिए और इस टेबल को आराम से देखिए। सबसे ज़्यादा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का किस कंट्री में हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपने ये सही से ऑब्जर्व किया होगा। कंट्री ए जो है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका एवरेज भी 10,840 है और मोर और लेस इनकम भी जो सिटीजन्स का है उसके आसपास है। यहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। कंट्री बी क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पे सिटीजन 2 का इनकम 5,000 है, फिर किसी का इनकम 600 है, बहुत डिफरेंस है यहाँ पे। ऐसा ही कुछ केस सी में भी पाया गया है, बहुत डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिला, और डी में भी बहुत डिफरेंस देखने को मिला। ठीक है, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ए हो जाएगा। समझ गए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे। एसर्शन रीजन क्वेश्चन है। एसर्शन में लिखा हुआ है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। बताइए ये बात सही है कि नहीं। तो बिल्कुल सही है। और जो बच्चे ये स्टेटमेंट को पहली बार सुन रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ रखा है। और जो बच्चे अभी तक एनसीईआरटी बुक से इस चैप्टर को नहीं पढ़े हुए हैं, तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आई बटन में भी लिंक दे रहे हैं। वहाँ पे जाके आप ये वीडियो खत्म होने के बाद उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी हेल्प करेगा आपको। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है कि अलग अलग लोग का अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होता है। रीज़न क्या है इसका, कि पीपल वांट फ्रीडम, इक्वलिटी, सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट। तो लोगों को ये सब भी चाहिए, ये भी सही स्टेटमेंट है, लेकिन क्या ये इसका रीज़न सही है, इसका सही एक्सप्लेनेशन है। तो सही एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब तक तो हम लोग इतना एसर्शन रीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं कि हमें ऑप्शन तो लगभग याद हो चुका है। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसर्शन का। समझे। और यहाँ पे ये सब जो है, लोगों को फ्रीडम चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट, इन सब चीज़ों को बोलते हैं नॉन मटेरियल थिंग्स। ये वर्ड याद रखिएगा। ठीक है, इसके ऊपर आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसको बोलते हैं नॉन मटेरियल थिंग्स। और साथ ही साथ जो इनकम हो गया और पैसा से खरीदा हुआ जो सामान है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मटेरियल थिंग्स बोलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। द नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रेन लेस देन 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ इज रेफर्ड एज। ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि जिसको पता नहीं भी हो तो वो ऑप्शन देख के इसको टिक कर देगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो अगर आपने इसका आंसर बी दिया है तो आप बिल्कुल राइट है। ठीक है, बोलने का मतलब है कि टोटल मान लीजिए किसी जगह पे 1000 बच्चे पैदा होते हैं, तो उस 1000 में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो 1 साल के अंदर मर जाते हैं। तो जितने बच्चे मरते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, और यहाँ पे जो है लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, इन सब का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। कि आपका एनसीईआरटी बुक में आपको इस टाइप का टेबल मिलेगा, टेबल 1.4। इसको हम अच्छे से समझा रखे हैं वीडियो में। ठीक है, आप उसको देखिएगा। और ये जो 3 टर्म है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो, ये तीनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, आईएमआर तो हम अभी समझ लिए। लिटरेसी रेट क्या होता है, 7 या फिर उससे ज़्यादा उम्र के ऐसे कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। ठीक है, उसको लिटरेसी रेट बोलते हैं। और नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, किसी भी जगह में जो 14 और 15 साल के जो बच्चे हैं, उन टोटल बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में क्लास अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, इसी को अगर हम परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दें तो वही कहलाएगा नेट अटेंडेंस रेशियो। ठीक है, ये उम्र याद रखिएगा, 14-15 साल। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएस। बहुत इजी क्वेश्चन। बताइए पीडीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये चैप्टर ऐसे है बहुत ईजी। नंबर 5 देखिए, पर कैपिटा इनकम हाइट्स। पर कैपिटा इनकम क्या चीज़ छिपा देता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो बिल्कुल सही कहा आपने, डिस्पैरिटीज़।
इनकम में कितना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो पता नहीं चलेगा पर कैपिटा इनकम को देख के, ठीक है। नंबर 6, स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये टेबल स्टडी करना है। यहाँ पे 3 स्टेट है, हरियाणा, केरला, बिहार। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे दिया गया है तीनों का। लिटरेसी रेट तीनों स्टेट का दिया गया है। नेट अटेंडेंस रेशियो भी तीनों स्टेट का दिया गया है। क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट नेट अटेंडेंस रेशियो एट सेकेंडरी स्टेज। बताइए किस स्टेट का नेट अटेंडेंस रेशियो सबसे कम है। तो आप देखेंगे 43 बिहार का सबसे कम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मतलब यहाँ पे बोलने का मतलब है कि अगर मान लीजिए किसी जगह बिहार में टोटल 100 बच्चे हैं 14-15 साल के, तो 100 में से सिर्फ 43 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में जाके क्लास अटेंड करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये भी उसी टेबल के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन पूछा गया है कि विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। बताइए किसका लिटरेसी रेट हाईएस्ट है। तो केरला में 94% लिटरेसी रेट है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। मतलब 100 लोग में से 94 लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से वही टेबल है और क्वेश्चन पूछा गया है कि इन कंपैरिजन टू केरला विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। केरला के मुकाबले किसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। तो 33-38 इसका हाईएस्ट है, बिहार हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हैं। अच्छा एक बात मुझे सोच के बताइए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होना अच्छा माना जाएगा या फिर कम होना अच्छा माना जाएगा। तो ये कम होना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, ठीक है। जितना कम हो उतने कम बच्चे मर रहे हैं, मतलब उतना वो स्टेट अच्छा है। यहाँ पे केरला अच्छा स्टेट माना जाएगा। लिटरेसी रेट जितना ज़्यादा हो वो उतना अच्छा माना जाएगा। इस मामले में भी केरला अच्छा है, ठीक है। नेट अटेंडेंस रेशियो ये भी जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा माना जाएगा, तो इस मामले में भी केरला काफ़ी आगे है, ठीक है। नंबर 9 देखिए, एमोंग हरियाणा, केरला और बिहार, वही 3 स्टेट जो पिछले क्वेश्चन के डेटा में था। द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम स्टेट इज़ बिहार। इन तीनों स्टेट में से सबसे कम इनकम जो है बिहार का है, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। इट शोज डेट, तो ये क्या शो करता है। बिहार हैज़ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नहीं, इसका तो लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। पीपल आर अर्निंग लेस इन केरला, नहीं। महाराष्ट्र तक कोई बात ही नहीं किया गया। ऑन एन एवरेज पीपल इन बिहार हैव लो इनकम, ये सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर डी। समझे कि नहीं समझे। और पर कैपिटा इनकम होता क्या है। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है टोटल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। चलिए, और ये डेटा है एनसीईआरटी बुक में टेबल 1.3 जिसमें पर कैपिटा इनकम के बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे हरियाणा का पर कैपिटा इनकम काफ़ी हाई है, बिहार का सबसे लो है, केरला का ठीक ठाक है, ठीक है। नंबर 10 देखिए, द लिटरेसी रेट इज़ हाईएस्ट इन केरला वाइल द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ हाईएस्ट इन बिहार। व्हाट डज इट शो। केरला का लिटरेसी रेट हाईएस्ट है, तो लिटरेसी रेट जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना कम हो उतना अच्छा होता है, लेकिन वो हाई है बिहार में, ठीक है। तो ये क्या शो करता है, चलिए देखते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इन केरला एंड बिहार हैव गुड लिविंग कंडीशन, नहीं, बिहार का लिविंग कंडीशन अच्छा नहीं है। बोथ बिहार एंड केरला लैक बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, बिहार में तो लैकिंग है, केरला में लेकिन नहीं है, ठीक है। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन केरला इज़ बेटर देन बिहार, हाँ ये सही ऑप्शन हो रहा है यहाँ पे। केरला के लोग अच्छे रह रहे हैं इन कंपैरिजन टू बिहार के लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। और 11 पे आने से पहले एक छोटा सा सजेशन जो हम हर वीडियो में लगातार देते जा रहे हैं कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे ऑडियंस है इस चैनल पे जो वीडियोस तो रेगुलरली देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा होगा कि चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलेगा, और अभी आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे इस चैनल पर, ठीक है। और जिनको पता नहीं है, इस चैनल पे मैथ्स और साइंस और एसएसटी और इंग्लिश, इन चारों ही सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा रखा गया है, ठीक है। आप टेली सेक्शन देखिए या फिर वीडियो सेक्शन देखिए, आपको खुद पता चलेगा, ठीक है। तो नए हैं तो चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नंबर 11 पे आते हैं। विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन इज इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेटिंग नेट अटेंडेंस रेशियो। बताइए नेट अटेंडेंस रेशियो जब कैलकुलेट करते हैं तो कौन सा एज ग्रुप लेते हैं बच्चों का। अभी जिक्र हुआ था 14 से 15 साल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नंबर 12 देखिए, द पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज काउंटेड इन विच करेंसी। पर कैपिटा इनकम किस करेंसी में कैलकुलेट किया जाता है, तो ये होगा इसका आंसर यूएस डॉलर, ठीक है। नंबर 13 पे आ जाते हैं। मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। चलिए मैच करते हैं। प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, तो क्वेश्चन का ये देख के समझ गए कि ये किस टॉपिक पे बेस्ड है। इसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा ये पूछा जा रहा है।
तो ये चाहेगा कि इसका जो क्रॉप्स है उसके लिए हाई सपोर्ट प्राइस मिले, ठीक है। लैंडलेस रूरल लेबरर्स, चूँकि ये लेबरर है तो ये चाहेंगे कि इनको ज़्यादा काम मिले, अच्छा तनख्वाह मिले, ठीक है। फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, तो ये चाहेंगे कि अच्छा इरिगेशन फैसिलिटी मिले, सी का 2 हो जाएगा। अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, तो वो चाहेंगे कि उसको अपने भाई जितना ही फ्रीडम मिले, ठीक है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। तो कौन सा होगा इसका सही आंसर? ए का 3 हो रहा था, बी का 1, ए का 3, बी का 1, उसके बाद सी का कौन सा हो रहा था? सी का 2 हो रहा था, तो सी का 2, ये रहा सी का, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ इज कॉल्ड, बताइए। एक बच्चा जब पैदा लेता है तो ऑन एन एवरेज वो कितने साल जिएगा, तो उस एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स को क्या बोलते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नंबर 15 देखिए, एसर्शन रीजन। एसर्शन में लिखा हुआ है अ कंट्री दैट वाज एक्सट्रीमली रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज हैज़ मेनली रिलाइड ऑन ऑयल एक्सट्रैक्शन फॉर रेवेन्यू जनरेशन फॉर सेवरल सेंचुरीज। ऐसा कंट्री जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, तो वो क्या पे रिलाई किया? ऑयल एक्सट्रैक्शन, यही उनका कमाई का जरिया था, ठीक है। However, the scientists predict that the country may become poor in the future if other means of generating income are not devised. लेकिन साइंटिस्ट ये प्रेडिक्ट करते हैं कि ये कंट्री फ्यूचर में चल के पुअर हो सकता है अगर इनकम का कोई और सोर्स नहीं ढूंढा गया है तो, ठीक है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। ऐसा क्यों बोला साइंटिस्ट ने? तो देखिए रीज़न है कि ऑयल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है एंड इट इज़ लाइकली टू गेट एग्जॉस्टेड इफ़ नॉट यूज जुडिशियसली। हमें पता है ये सब एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है और कभी ना कभी ये फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। इसीलिए ये कंट्री आगे चल के तो तेल नहीं बेच पाएंगी, तो ये पुअर हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, और ये इसका सही रीज़न भी है, समझ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर कि बोथ ए एंड आर ट्रू और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। और ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर एक मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि ऑयल किस टाइप का रिसोर्स है, ठीक है। नंबर 16 देखिए, डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल शुड बी अचीव्ड। इंटरप्रेट द कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड हियर। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? जिन्होंने एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ रखा है उन्हें पता होगा कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। इसको बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नंबर 17 का आंसर बताइए। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाई, क्या देख के डेवलपमेंट हम बोल सकते हैं कंट्री का? पर कैपिटा इनकम देखेंगे, लिटरेसी लेवल मतलब एजुकेशन भी देखेंगे कि, और उसके बाद हेल्थ स्टेटस भी देखेंगे, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, समझे। 17 हो गया। 18 पे आ जाते हैं। थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स आर, ये सब चीज़ों को क्या बोलते हैं बताइए? तो बिल्कुल सही कहा आपने, इस सब चीज़ों को बोलते हैं नॉन मटेरियल थिंग्स। और जो इनकम से अचीव किया हुआ जो सामान है उसको क्या बोलेंगे? मटेरियल थिंग्स बोलेंगे। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नंबर 19 का आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज़ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंडिया। इंडिया के मुकाबले जो पड़ोसी देश है कौन सा सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है? तो वो हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी। नंबर 20, डेवलपमेंट गोल फॉर अ जॉबलेस यूथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जॉबलेस यूथ के लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा? मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, मेटल रोड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, या फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ हाई स्कूल। तो वो चाहेगा कि उसके लिए ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो। अब आप यहाँ पे सोच में पड़ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर बी क्यों गलत है, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर हम एनसीईआरटी बुक के हिसाब से जाए तो ये किसका डेवलपमेंट गोल बता के रखा गया है? लैंडलेस लेबरर का बता के रखा गया है, ठीक है। और दूसरा बात, अगर इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन नहीं होता, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगर ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ ये होता, तो हम इसको टिक कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंस ये भी मेंशन किया हुआ, ये भी मेंशन किया है, तो इन दोनों में सबसे अच्छा ऑप्शन जॉबलेस यूथ के लिए क्या होगा? ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसलिए यहाँ पे आंसर। 21 देखिए। अ पर्सन इज ओवरवेट इफ बॉडी मास इंडेक्स इज मोर देन, बताइए। ये कॉन्सेप्ट तो एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा गया है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है, ठीक है। इसलिए हम इस क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं। तो अगर बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज़्यादा हुआ ना, तो उसको हम लोग ओवरवेट बोलते हैं। आप ये चार्ट याद कर लेंगे।
25 से लेके 29.9 तो ओवरवेट कहलाएगा। अगर 30 से भी पार चला गया तो वो ओबिसिटी हो जाएगा उसको, ठीक है। नॉर्मल रेंज क्या है, 18.5 से लेकर 24.9 ये नॉर्मल रेंज है, और अगर 18.5 से भी कम है तो वो अंडरवेट कहलाएगा। तो ये सब रेंज आप ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 22 देखिए, अ गुड वे टू मेजर द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड इज़ बाई कंपेयरिंग देयर डैश। आपको वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ को कंपेयर करना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में कंपेयर करना है, तो आप क्या देखेंगे, पर कैपिटा इनकम देखेंगे, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखेंगे, या फिर ग्रॉस नेशनल इनकम देखेंगे, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखेंगे, बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया है तो आप बिल्कुल राइट है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये क्या क्या चीज़ इसमें इंक्लूडेड है, इसमें पर कैपिटा इनकम प्लस एजुकेशन लेवल, ठीक है, प्लस हेल्थ का मेजर जो भी है वो सब चीज़ देख के ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पे। इफ देर आर 5 मेंबर्स विथ इनकम ऑफ 6,000, 7,000, 8,500, 9,500 और 10,000 रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द एवरेज इनकम ऑफ देम, ठीक है। एवरेज इनकम यानी पर कैपिटा इनकम आपको निकालने के लिए बोला गया है। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बोले थे टोटल इनकम बाई टोटल पॉपुलेशन होता है एवरेज इनकम का फॉर्मूला। तो आपको 6,000, 7,000 इन सबको ऐड करना है तो आपको मिलेगा 41,000, और टोटल पॉपुलेशन कितने हैं, 5 मेंबर है, 5, ठीक है। आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 5 का टेबल से काटते हैं, 5 8 जा 40, 5 2 जा 00, 8,200 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए 24 देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाई डैश, बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया है तो आप बिल्कुल राइट है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। फिर एक वर्ल्ड बैंक भी एक कुछ पब्लिश करता है, ये क्या पब्लिश करता है, ये पब्लिश करता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ये सिर्फ कंट्रीज़ को कंपेयर करता है ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, लेकिन ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसमें हम लोग पर कैपिटा इनकम तो देखते ही हैं, साथ ही साथ एजुकेशन लेवल और हेल्थ लेवल इन सब चीज़ों का भी मेजरमेंट किया जाता है इस रिपोर्ट में, ठीक है। चलिए 25 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट अदर देन इनकम। इनकम के अलावा और क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, पर कैपिटा इनकम ये तो है ही, लिटरेसी लेवल, एजुकेशन लेवल भी इंपॉर्टेंट है, नेट अटेंडेंस रेशियो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आंसर दे देंगे, ठीक है। चलिए 26, बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ डैश। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से इंडिया किस कैटेगरी में आता है, तो ये एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, लो मिडिल इनकम ग्रुप में आता है, ठीक है। चलिए 27, डैश कंसीडर्स ओनली द पर कैपिटा इनकम एज द इंडिकेटर ऑफ द डेवलपमेंट। सिर्फ पर कैपिटा इनकम देख के कौन डेवलपमेंट का इंडिकेटर बोलता है, वर्ल्ड बैंक बोलता है, ठीक है। और अभी हमने देखा था यूएनडीपी 3 चीज़ को कंसीडर करता है, पर कैपिटा इनकम भी, हेल्थ लेवल भी और एजुकेशन लेवल भी। ये कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है बताइए, सही कहा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। 28 देखिए, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। तो सबसे अच्छा स्टेट अगर इंडिया का बात किया जाए तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरला, ठीक है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट है यहाँ पे। 29 देखिए, ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ रिसोर्स। किस टाइप का रिसोर्स है ग्राउंड वाटर, तो यहाँ पे ऑप्शन ईजी कर दिया गया है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। अगर ऑप्शन में नॉन रिन्यूएबल भी होता तो आप थोड़ा सा फंसते। और इसी वीडियो में हमने एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी डिस्कस किया है, बताइए वो कौन सा था, ऑयल था, ठीक है, ऑयल या फिर क्रूड ऑयल जो भी बोल लीजिए, फॉसिल फ्यूल्स। 30 पे आते हैं, इफ़ द वेट ऑफ अ पर्सन इज 80 kgs एंड हाइट 1.65 मीटर्स, व्हाट विल बी द बॉडी मास इंडेक्स। बताइए बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, BMI इक्वल टू वेट ऑफ अ पर्सन डिवाइडेड बाई हाइट का स्क्वायर, ठीक है। वेट कितना है 80, हाइट है 1.65 का स्क्वायर, तो 2 बार 1.65 लिख देंगे। ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 80 और 1 2 3 4 0, यहाँ पे आएगा 165 इंटू 165, ठीक है। 5 से काटेंगे यहाँ पे 5 3 जा और यहाँ पे काटेंगे 5 1 6 1 2 3 4, फिर 5 3 जा, फिर इसको काटेंगे 5 3 जा 2 जा 1 2 3, 33 इंटू 33 कटेंगे तो 1089 आएगा। तो 1089 से इसको डिवाइड करना है 3 2 1 2 3, ठीक है।
अब ये आप जब डिवाइड करेंगे तो देखिए 1089 से आपको डिवाइड करना है 32,000 को। तो आप इसको 2 जा चेक करेंगे पहले, फिर 3 जा चेक करेंगे। तो आप जब 2 जा चेक करेंगे तो ये आएगा 2178, ठीक है। और जब 3 जा चेक करेंगे 10893 जा, तो आपको मिल रहा होगा 3267। तो 3 जा तो नहीं दे सकते हैं, 2 जा ही देना पड़ेगा, 2 जा देंगे। अब आगे करने का जरूरत नहीं है, ऑप्शन में एक ही 2 जा दिया गया है, 29 पॉइंट कुछ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो ये कैलकुलेशन करने का टेक्निक भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन जो है वो आपका ऑब्जर्वेशन पावर टेस्ट करेगा, ठीक है। देखते हैं आप कितने शार्प है। इसका आंसर बताइए। While calculating body mass index, weight and height of a person is taken in which units? वेट जो है वो किस यूनिट में लिया जाता है और हाइट किस यूनिट में लिया जाता है BMI कैलकुलेट करते वक्त। तो वेट जो है वो केजी में लिया जाता है और हाइट मीटर में होना पड़ेगा, ठीक है, तभी सही देगा ये। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और मुझे एक बात और बताइए कि अगर कोई इंसान ओवरवेट है तो उसका बॉडी मास इंडेक्स कितना से ज़्यादा होगा। तो सही कहा आपने, 25 से ज़्यादा होने से वो इंसान ओवरवेट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है 32। एसर्शन में लिखा हुआ है द क्रूड ऑयल रिजर्व्स आर गोइंग डाउन फॉर द इंटायर वर्ल्ड, सही बात है। एंड द कंट्रीज नीड टू फाइंड सब्स्टिट्यूट फ्यूल फॉर क्रूड ऑयल, ये भी बिल्कुल सही बात है। रीज़न देखते हैं। अ कंट्री दैट इज डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स फॉर क्रूड ऑयल विल डिमांड मोर क्रूड ऑयल इन द फ्यूचर। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन क्या इसका रीज़न सही है? ये रीज़न के रूप में सही नहीं है, ये स्टेटमेंट राइट है, रीज़न रॉन्ग है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, 32 का बी। तो यही थे टोटल 32 क्वेश्चंस। और वीडियो एंड करने से पहले एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन CBSE 2014 में आ चुका है और इस बार भी चांसेस है कि आपका टर्म 1 में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। लिखा हुआ है कि इफ़ देयर आर 4 फैमिलीज ऑफ इन अ कंट्री विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $15,000, ठीक है, आपको पर कैपिटा इनकम पहले ही निकाल के दे दिया है। द इनकम ऑफ 3 फैमिलीज इज 10,000, 20,000 और $12,000। व्हाट इज़ द इनकम ऑफ 4th फैमिली, चौथा फैमिली का इनकम बताइए। तो ये थोड़ा मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आप कर लेंगे। आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, पर कैपिटा इनकम इक्वल टू 10,000 प्लस 20,000 प्लस 12,000 प्लस एक्स कर देंगे बाई 4, ठीक है। फिर इधर पर कैपिटा इनकम का वैल्यू 15,000 लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। उम्मीद करते हैं आप ये कर लेंगे। करके कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दीजिएगा और आप इस टोटल 32 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप खुद से कर पाए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए फिर एंड करते हैं। और आपको पता ही है वीडियो छोड़ने से पहले एक लाइक करना है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और बोलिए कि ये क्वेश्चंस करके देखें। और कोई भी स्टूडेंट अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ठीक है। और जिनको भी इन सब क्वेश्चन में हल्का सा भी दिक्कत हुआ तो उनको हम रेकमेंड करेंगे कि मेरा जो NCERT का पढ़ाया हुआ ये चैप्टर है आप वो एक बार देख लेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वो देख लीजिएगा। चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।